तो मैं एक तो आप लोगों को ये इस टाइप का एक शीट शेयर कर रहा हूँ आज, सो दैट आप लोगों को लिखने के तौर पे जो है, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। तो हाँ जी सर। सो दैट कि आपको जो है ये लिखने में जो है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है इंग्लिश के तो डॉटेड फॉन्ट्स होते हैं लेकिन हिंदी के डॉटेड फॉन्ट्स नहीं होते। तो मैं ये वाली एक शीट शेयर कर रहा हूँ जिसमें कि श्रीम लिखने के लिए जैसे क्ष, 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 श्री, सो लाइकवाइज इसमें पूरा कुछ लिखा हुआ है, लाइट कलर से है। तो इसके ऊपर आप धीरे धीरे पेन चलाकर प्रैक्टिस करेंगे, या जैसे उन्होंने अन्नू जी ने जो है वो अपनी बिटिया से लिखवाया, तो ऐसे जब बच्चे लिखना शुरू करते हैं बचपन से तो उनकी डेक्सटेरिटी अलग ही तरीके से इम्प्रोवाइज हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर इसमें जो है अलग अलग तरीके से लाइट एंड डार्क करके ये फॉन्ट्स बनाए। ये मैं वर्ड डॉक्यूमेंट अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में। जी। जी सर। ठीक है जी, ये हो गया एक पार्ट। इसमें एक नीचे ल वाला भी है। हाँ जी। ह ल। हाँ, उसमें मतलब सारी चीजें हैं जितने भी हम बीज मंत्र के तौर पे बेसिक्स में डिस्कशन कर रहे हैं, सो ऑल दैट इज देयर। हम्म। तो अभी तक आप लोगों के कोई क्वेरी है जो हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं पिछले काफी टाइम से? इज देयर एनी क्वेरी? सर एक अगर आप सर्वाइकल और इसके लिए शोल्डर्स के लिए तो थोड़ा इसमें सा। है वो डिजीज डिजीज वाला बात नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा कहने का अच्छा। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि ये 26 डिजीज की अगर आप लिस्ट देखेंगे, या आपके व्हाट्सएप के अंदर भी लिखी हुई है, इसमें सर्वाइकल का डिटेल दे रखा है। सर्वाइकल ठीक है। मीन्स पेन इन दी बैक, उससे कनेक्शन का पार्ट दे रखा है। मैं कह रहा हूँ ओके। फंडामेंटली हीलिंग रिलेटेड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें आप जो वास्तु नहीं इंक्लूडेड है ना? टाइम नहीं है ना मैम इतना, 15 दिन के हिसाब से। बाकी बेसिक वास्तु तो मैंने बताना शुरू कर ही दिया। हाँ, वो कल नॉर्थ तो वेस्ट डायरेक्शन इज कल इम्पोर्टेंट। हाँ वो वही। उन्होंने मैडम ने बोला, तो मैं फिर भी एक पार्ट जो है इसका बता देता हूँ। तो हमारे यहाँ जो है ये और चार थोड़ा हम लोग, में क्योंकि यहाँ यूं मानिए कि हम लोगों को चक्र वगैरह पूरे अच्छे से नहीं पता है। ये सेंटर हो गया, ये ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। जो हमारा प्रिंसिपल पार्ट है जिसके लिए हम बात करते हैं वो ये है कि जो हमारा घर का सेंटर जो होता है, वो हम्म। सेंटर से इम्यूनिटी जनरेट होती है। जब हमारी इम्यूनिटी जनरेट होती है, विच इज कनेक्टेड विद द मणिपुर चक्रा, येलो कलर। तो जब इम्यूनिटी जनरेट होती है तब हम देखते हैं कि हमारे घर में जो कोई भी एक विपदा आती है वो किसी भी रीजन से चली जाती है या मिनिमाइज हो जाती है। हम्म। तो जब हमने ये बीज मंत्रों का ये प्रक्रिया देखी, तो क्योंकि नॉर्मली होता है ना, घर में वास्तु वाला बंदा आया, ये तोड़ दो, ये हटा दो, ये गलत है, इधर ये लगा दो, इधर लाफिंग बुद्धा खड़ा कर दो, सो ऑल दैट।
जब मैंने वो पूरा पार्ट स्टडी करा तो मेरा जो बेसिक मोड था वो था एनर्जी मेजरमेंट, कि अगर मैं हम्म, किसी भी चीज का एनर्जी, मतलब मान लीजिए मैंने बोला कि मैडम ये वाली हेल्थ इशू है, तो आपने कहा जी अच्छा, आप इतने बड़े अपने आप को मंत्र और उसके तीरंदाज बोल रहे हो, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, जरा ठीक करके दिखाओ, या ये मेरा आईसीयू में पेशेंट है, इसकी स्थिति में हम्म, फर्क करके दिखाओ। आपने आज आशीर्वाद दे दिया, 6 महीने बाद फलेगा, इसकी क्या गारंटी है? अगर कोई पावर है तो प्रत्यक्ष दिखाओ, वरना कोई मतलब ही नहीं। तो या वो जो ब्राह्मण ईगो होती है ना, वो अक्सर हर्ट हो जाती है। जब हर्ट हो जाती है तो फिर आदमी उसी डोमेन में काम करता है। तो मैंने इस एस्पेक्ट को देखा कि कोई व्यक्ति को मैंने बोला कि मेरे घर में ये समस्या चल रही है, तो आप वास्तु वैज्ञानिक हैं तो मेरे घर को बताइए। उनने आधा घर तुड़वा दिया मेरा, पैसे भी 50-60 हजार रुपए ले लिए। सॉल्यूशन में 19-20 का ही फर्क नहीं पड़ा। हम्म, तो मैं ये सोचने लगा कि क्या हर जगह बिना तोड़ फोड़ के ही कोई चीज होती है, या इसके बियॉन्ड भी कोई पार्ट है? तो कोई हम्म, पिरामिड लगवा रहा था, कोई कुछ लगवा रहा था। सो मैं पिरामिड जब मैंने देखे तो मुझे पता चला, पिरामिड जो है वो डेड की एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए होता है, उसमें अपनी एनर्जी नहीं होती। आप कोई भी मृत वस्तु की जो भी ऊर्जा डिफाइन करके छोड़ देंगे, वो उतनी बनी रहेगी, वो डिके नहीं होगा, ये उसकी विलक्षणता होती है। तो पिरामिड हम्म, जो है वो हमारे श्री यंत्र से बना है, और श्री यंत्र का एक तरीके का अपभ्रंश टाइप आप मान सकते हैं, कि जो उसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म जो है उसके तौर पे आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। सो जब मैंने देखा तो फिर मैंने सारे एस्पेक्ट को समझा कि ये क्या कहाँ क्या हो रहा है। तो पता चला फेंगशुई प्राइमरली जो चाइनीज प्रोसेस है, वही हमें वास्तु कहकर बेचा जा रहा है। तो हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो क्योंकि जो भी हमको, जैसे आप कल कह रहे थे साउथ ईस्ट में कुछ ना रखें, पर फेंग शुई में तो साउथ ईस्ट हैवी होना, साउथ एरिया हैवी होना चाहिए, सारा स्टोरेज उधर होना चाहिए। साउथ एरिया जो है उसमें स्टोरेज है, वो सही नियम है। प्लांट्स नहीं होने चाहिए, अच्छा, अच्छा। प्लांट्स नहीं होने चाहिए। हम्म। रेड कलर होना चाहिए, ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। राइट, तो ओके। ऐसे करके, मतलब ये फाइनल पॉइंट्स होते हैं जो मतलब हम जो इसमें कवर करते हैं। मतलब मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव है, सिंपल सा फंडामेंटल पकड़ लीजिए। आपके हम्म, घर का वास्तु पुरुष का हेड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और उसका एनएस पॉइंट जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है। ओके। अब जो मेरी वास्तु पुरुष का शेप है, जिस जगह मेरे को दर्द हो रहा है, हम्म, एक व्यक्ति को या एक से ज्यादा व्यक्ति को, आजकल एक परिवार से ज्यादा तो रहता ही नहीं है घर के अंदर, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मल्टीपल फैमिलीज आर लिविंग। तो जिस व्यक्ति को जहां दर्द हो रहा है, सूत्र के तौर पे वो जैसे ही उस जगह को टच करेगा, वहां पर उसे कोई ना कोई चीज गड़बड़ मिलेगी। अब फंडामेंटली जितनी भी बीमारियां हैं वो नॉर्थ ईस्ट की डिस्टरबेंस से है। तो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट हम मानते हैं, अगर यहां पर आप रोज दीपक जलाना शुरू कर दें, तो आपने अपने वाटर एलिमेंट को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। आप यहां पर सिल्वर रख दीजिए, सिल्वर रखते ही आपका नॉर्थ ईस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो जिस घर में नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट हो, वो नॉर्थ ईस्ट में मतलब दीपक जलता हो, सिल्वर रखी हो, हैवी आइटम्स हो स्टोरेज के, जैसे बॉक्सेस, ट्रंक्स, हार्डवेयर स्टोर, जो भी घर में जैसे होता है ठीक है, फायर प्लेस, ठंड होती है तो बहुत सारे जगहों पे फायर प्लेस भी होती है, वो अपने नॉर्थ ईस्ट को डिस्ट्रॉय कर लेता है। डिस्ट्रॉय करते ही, हेड रीजन के डिस्ट्रॉय होते ही घर में क्या बचेगा? सीवियरली स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे कि अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो सबको क्यों नहीं इम्पैक्ट कर रहा? सबकी हॉरोस्कोप फर्क है, सबका चक्रा लेवल फर्क है, कौन क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, कितनी कर रहा है, इसमें कोई दो जने सेम नहीं होते। हस्बैंड वाइफ में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं होती।
एंड तो सेकंड थिंग, द वन हु इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन होम, से हस्बैंड कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, तुमको क्यों हो रहा है? बिकॉज वाइफ इज स्पेंडिंग द होल डे 24 hours इन होम, एब्सोल्युटली, दैट्स अ एंड द वेरी हस्बैंड वैलिड ओनली पॉइंट। कम्स फॉर 8 hours 10 hours। राइट, तो ये बिल्कुल एक सॉलिड ऑब्जर्वेशन है, आई फुल्ली एंडोर्स दिस पॉइंट। ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम का रीजन। अब साउथ, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट बेसिकली हेल्थ एंड न्यू थॉट्स के लिए होता है। साउथ ईस्ट जो होता है वो होता है लिक्विड कैश के लिए। नाउ लिक्विड कैश, रेड कलर, ये सब तो हम बता ही चुके हैं आपको। अब आप फायर एलिमेंट की जगह पर वाटर रख दीजिए, प्लांट्स रख दीजिए, उनमें रोज पानी डालना शुरू कर दीजिए। आपका फायर एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। जैसे ही फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, घर का जो लिक्विड कैश है वो घटना शुरू हो जाएगा। जो काम है वो उधार वाले ज्यादा होंगे, नकद वाले कम होंगे। जो पेशेंट होंगे वो बर्ब्स और फार्ट्स के पेशेंट होंगे, मतलब उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फायर एलिमेंट वीक हो गया। तो धीरे धीरे करके जो है, तो जिसकी ग्रह दशा जरा सी भी, मान लीजिए जैसे मंगल जिन लोगों का आजकल डिस्टर्ब चल रहा है, जनवरी से जो कर्क लगन वाले लोग हैं उनका मंगल डिस्टर्ब चल रहा है। फिर उसके बाद मई में डिस्टरबेंस आ गई, जब मंगल केतु मई में आ गया था। फिर उसके बाद अभी आजकल जो है कन्या में चल रहा है, वो वहां पर मंगल और शनि आमने सामने है। फिर अगले महीने तुला में आ जाएगा, तुला में आने के बाद में जो है मंगल और शनि षडाष्टक योग हो जाएगा। सो मतलब ये पूरे साल जितने भी लोगों के फायर एलिमेंट एक्टिव था, फायर एलिमेंट एक्टिव से मतलब जिन लोगों के पिछले साल बहुत बढ़िया नोट छप रहे थे, सडनली जनवरी आते ही जैसे किसी ने नजर लगा दी हो। अब नजर नहीं लगी, हुआ क्या, मार्स जो है उसमें वो नीच का हो गया। मार्स नॉर्मली 40 डेज एक राशि में रहता है, वो 6 महीने एक राशि में रहा। तो जो 40 दिन है वो 6 महीने रहा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको चाय बनानी थी, 5 मिनट के लिए जो है वो उसको गैस पे रखना था, और वो 5 मिनट की बजाय जो है आपने 24 घंटे गैस पे जो है वो रख दिया, टी मेकर। तो उसकी क्या हालत होगी? अब जो लोग वाटर एलिमेंट हैवी थे उनका पानी कम हो गया, जो ऑलरेडी कम वाटर एलिमेंट वाले थे उनका पानी सूख गया। तो जो डिजीज पैटर्न था उसके तौर पे आप ये देखिए, जनवरी टू मार्च आपने सुना होगा मेजॉरिटी लोगों की कूल्हे की हड्डी टूटी, थाई एंड हिप जॉइंट टूटे जनवरी टू मार्च के अंदर। अप्रैल से लेकर जून तक जो है वो एक्सीडेंट्स के सुने आपने। और जून के बाद से जो है, जो अभी तक खबरें आ रही हैं वो फ्रैक्चर की आ रही हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ये जो हो रहा है वो प्लानिटरी डिस्टरबेंस की वजह से हो रहा है। अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी है सिंपल सी, श्रीम यम श्रीम। और साउथ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए, और जितने भी प्लांट्स हैं वो हटा दीजिए। जो भी स्टोरेज स्पेस है, तिजोरी वगैरह, वो टाइप की चीजें आप यहां रख सकते हैं। तो इससे आपका जो एरिया जो है वो जागृत हो जाएगा। मैं पूरा वास्तु तो इसमें भी नहीं बता रहा, बट वास्तु में बहुत सारी चीजें होती है जिनको इवैल्यूएट करना होता है। तो नॉर्मली हम जब कभी किसी का वास्तु करते हैं तो उसके लिए एक मैनुअल शेयर कर देते हैं कि हमारे को ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन के तौर पर चाहिए। और फिर उसके बाद जब हम पूरा अपना एक रिपोर्ट समरी तैयार कर लेते हैं, फिर एक जूम पर सेशन करते हैं और उनको बताना शुरू करते हैं कि यहाँ यहाँ ये चीज़ है, उन्होंने बोला मेरा ये हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू रिजॉल्व कर देते हैं। किसी ने फाइनेंशियल इशू बोला तो फाइनेंशियल इशू जो है उसमें डीपर लेवल पे जाने के तौर पर जो है, तो उनको अगर कोई रेमेडी मतलब पूजा हवन वगैरह बताना है तो वो बता देते हैं। हमारा मेजर जैसे फंक्शन जो होता है वो यंत्रों के ऊपर होता है कि कौन से यंत्र को लगाने से कितना एनर्जी को आप वहां पर रिटेन कर सकते हैं। सो एनर्जी मेजरिंग टैक्टिक्स वगैरह के तौर पे वो पूरा पार्ट इस प्रोग्राम का आता है। सो
ये हो गया मेरा, ये तो ये मेरा लिक्विड कैश हो गया, मेरा डोमेन ऑफ साउथ ईस्ट। अब ऑन दी सेम लाइंस मेरा जो एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने बोला कि नॉर्थ वेस्ट, सैटर्न, ब्लू कलर, सो ये मेरा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर मेरे पास काम के ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, अगर मेरे पास काम के कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब सीरियसली नॉर्थ वेस्ट ब्लॉक्ड है। काम तो बहुत आ रहा है लेकिन सारा उधार का आ रहा है, नकद वाले लोग नहीं आ रहे, तो पता चलेगा वो साउथ ईस्ट का ब्लॉकेज है। अब मेरे को लीडरशिप इश्यूज है, मतलब मैं चाहता तो हूं घर में सबसे बड़ा बनना, सब लोग मेरी बात सुने, बट व्हेन इट कम्स टू फंक्शनैलिटी मेरे को पता चलता है कि मेरा जो लीडरशिप का जो डोमेन है, न्यू थॉट्स का, लर्निंग का, फ्लेक्सिबिलिटी का, टेकिंग एवरीवन टुगेदर, दैट हैपेंस इन द डोमेन ऑफ साउथ वेस्ट, मर्करी ग्रीन कलर। तो वास्तु में तो बहुत सारी चीजें करने की होती हैं, बट अगर आप 5 डायरेक्शन भी पकड़ के ऑर्गेनाइज कर दें तो वो आपको मेजर बेनिफिट देता है। अब आप साउथ वेस्ट में जो है वो प्लांट्स रख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म। आपको कोई भी सामान बेचना है, ठीक है, आपके घर में वो सरप्लस है और इकट्ठा पड़ा हुआ है, आप उस सारे सामान को उठाकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक और पॉइंट होता है कि वो सॉलिड एक्सक्रीटरी वेस्ट की जगह होती है, मूलाधार चक्र होता है ना। सो मल द्वार की वजह से जो है, जो भी हमारे अंदर वो कचरा इकट्ठा होता है वो कचरा वहां से निकल जाता है। सर साउथ वेस्ट में भी साउथ साउथ वेस्ट में होगा ना कचरा सारा? मैडम देखो आप जंप करते हो, अच्छा सॉरी, बड़ी सॉरी बड़ी सर। गलत चीज है। मेरा सिंपल सा 5 डायरेक्शन का मॉडल है, मैं वो 16 डायरेक्शन वाले मॉडल को सिरे से गलत मानता हूँ। थोड़ा बहुत भी नहीं, सिरे से गलत मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो साउथ वेस्ट को जो है अर्थ एलिमेंट कहते हैं, मैं साउथ वेस्ट को स्काई एलिमेंट कहता हूँ। वो सेंटर को अर्थ एलिमेंट कहते हैं, सॉरी स्काई एलिमेंट कहते हैं। मैं सेंटर को जो है अर्थ एलिमेंट कहता हूँ। प्रोसेस फंडामेंटली गलत है वो, बट क्योंकि वो फेंग शुई के नियम को वास्तु कह के बेच रहे हैं, तो जो बेच पा रहा है, जिसकी दुकान बढ़िया है वो। मैं मतलब सिंपल सी चीज बताता हूँ, जैसे हम लोग तो हीलिंग करते हैं ना, आपको किसी भी व्यक्ति का ध्यान करिए, ठीक है, और उसके मूलाधार चक्र की एनर्जी नापिए कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है इसके मूलाधार चक्र में कितनी एनर्जी है। अगर आपके दोनों हाथ 6 इंचेस खुल रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी एनर्जी है, उस बंदे के अंदर लीडरशिप ट्रेट्स बहुत बढ़िया है। आप उसी व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र जो है उसको स्कैन करिए, अगर सहस्त्रार चक्र बिल्कुल श्रिंक्ड है, जरा सी भी एनर्जी नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि वो व्यक्ति की ठप बुद्धि है, समझ में नहीं आती चीजें। अगर उसका सहस्त्रार चक्र जो है वो भी 5-6 इंच का है, दैट मीन्स कि वो व्यक्ति लीडरशिप ट्रेट्स भी रखता है और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी रखता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? आपको सिर्फ उस व्यक्ति को मोबाइल फोन पे या कंप्यूटर पे उसका फोटो सामने रख लीजिए और उसकी एनर्जी मेजर कर लीजिए। और एनर्जी मेजर करने में कुछ नहीं होता है, मतलब बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप ये अपनी उंगलियों को सब लोग प्रेस करना शुरू करिए, 2 मिनट प्रेस करिए ऐसे, दूसरे हाथ की उंगलियों की टिप्स को प्रेस करिए, फिर दोनों हाथों को ऐसे ऐसे प्रेस करिए, ठीक है। अब ये दोनों हाथ धीरे से खोल के धीरे धीरे आगे पीछे लेकर जाइए और अपने हाथों के बीच में ऑब्जर्व करिए क्या दिख रहा है, और आंखें बंद कर लीजिए। तो हाथों के बीच में किसी को कुछ फील हो रहा है? ये सर एनर्जी फील हो रही है। राइट, तो एक रिपेलिंग सी बॉल पता चलेगी। अब अपनी टंग को पैलेट से टच कर लीजिए,
अब हाथों के बीच में बॉल पता चल रही है। हम्म यस सर। अब और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई। हम्म यस सर। अब अपनी सांस को नोज टू नेवल, नेवल टू नोज ले जाइए। अब बॉल और स्ट्रांग हो गई। यस सर। अब मनी मन जो है श्रीम चैंटिंग शुरू कर दीजिए। अब बॉल को फील करके देखिए, फील पता चल रहा है। हम्म अब इस बॉल यस को सर। वाटर बबल मानते हुए धीरे से अपने सर के ऊपर उठाकर ले जाइए, और जैसे कोई वाटर बबल फोड़ता है वैसे इसे फोड़ दीजिए। जी, क्या फील हुआ? जी रश्मि जी। Sir, I could feel some energy between both hands, but can't feel that ball. हाँ, वो बॉल मतलब एनर्जी, बॉल का मतलब Ah. होता है एक एक एनर्जी रिपेल करती है हाथों के बीच में। तो आप Mm-hmm. धीरे धीरे हाथों को जब आगे पीछे लेकर जाते हैं, तो यू स्टार्ट फीलिंग दी एज इफ देर इज सम रिपेलिंग फोर्स जो हाथ को पीछे की तरफ कर रहा है। तो जब आप टंग टू पैलेट करते हैं तो आपका एनर्जी ऑब्जर्वेशन और स्ट्रांग हो जाता है, और वो हाथों के बीच में और ज्यादा स्ट्रांग तरह से पता चलता है। फिर Mm-hmm. जब आप अपनी सांस को नोज टू नेवल, नेवल टू नोज करते हैं, सो वो और स्ट्रांग एनर्जी हो जाती है। Mm-hmm. फिर आप जो है मनी मन श्रीम चैंटिंग करते हैं विद योर ब्रीदिंग फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, ये और Mm-hmm. स्ट्रांग हो जाता है। जब ये आपको एक स्ट्रांगेस्ट फॉर्म के तौर पे लगे, इसको उठाइए और अपने सर पे ले जाकर ऐसे करके फोड़ लीजिए। जैसे कोई पानी का बबल होता है ना, उसे आपने टच करा और वो एकदम से फूटता है, तो एकदम Mm-hmm. से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एनर्जी कोई स्प्रिंकलर के तौर पे किसी ने कुछ एनर्जी स्प्रिंकल कर दी हो। तो ये Okay. हमारी इनहेरेंट एबिलिटी होती है हर एक व्यक्ति की, कि मेरे हाथों के बीच में एनर्जी जो है उसको बेसिक्स में ही पता चलती है। सिर्फ हमारी सेंसिटिविटी एनर्जी की वो कम होती है, उसकी वजह से वो पता नहीं चल पाता कि हम एनर्जी इतने सेंसिटिव है। तो कभी कभी जैसे क्या होता है, कुछ लोगों को जैसे वो स्पिरिटेड एनर्जी का इशू जब महसूस होता है, तो उन्हें लगता है जैसे कोई उनके बालों को छू कर चला गया हो। हमारे बाल जो हैं वो सबसे सेंसिटिव होते हैं किसी भी फॉरेन एलिमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ टर्म है वो गूज बम्प्स वाली, Mm. कि जरा सा भी कुछ एकदम से वो एनर्जी एक्सपीरियंस फर्क होता है, एकदम से पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो गूज बम्प्स टर्म उसके लिए यूज करा जाता है। तो जब ये वाला पूरा पार्ट होता है तो आपको पता चलता है कि आपकी एनर्जी सेंसिटिविटी बड़ी डिफरेंट है। अच्छा, मैं एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, फिर आप उसमें Mm-hmm. आप हमारे यहाँ तीन डाइटीज के बारे में बात होती है। एक सेकंड। हमारे यहाँ तीन डाइटीज पे हम बात करते हैं, जिसका फंडामेंटल डोमेन प्राण रही होता है। अब प्राण रही में क्या होता है, हम लोग प्राण की बात करते हैं, रई की बात नहीं करते।
तो जितने भी ये रेकी प्राणी हीलर जो होते हैं, ये प्राण के बारे में बात करते हैं, रई के बारे में बात नहीं करते। तो आप ऐसा मान लो कि जैसे पापा के बारे में बात करो और मम्मी के बारे में ना करो, या वाइसी वर्सा। ठीक है ना? तो जैसे आप जो है अपने नाना के यहाँ गए तो वहां से उन्होंने पूछा, और तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, और पापा के बारे में पूछा ही नहीं, तो थोड़ी देर में आप इरिटेट हो जाओगे। ये क्या तरीका है, मम्मी के बारे में ही पूछे जा रहे हैं, पापा एग्जिस्ट नहीं करते। उल्टा कर दीजिए, दादा दादी के यहाँ चले जाइए और वहां पर जो है वो सब पापा के बारे में पूछे, मम्मी के बारे में नहीं पूछे, तो भी आप इरिटेट हो जाएंगे कि भाई जब दो एंटिटी है तो एक के बारे में क्यों बात कर रहे हो। सेम वे जब मैंने प्राणिक हीलिंग करा तो वहां पर प्राण की बात हो रही थी, रई की बात नहीं हो रही थी। तो जब मैंने देखना शुरू करा, तो मैं तो क्योंकि जब कोई चीज पढ़ता हूँ, मेरे को कोई डिग्री वगैरह तो लेने का शौक है नहीं, कोई चीज है तो उसके बारे में प्रॉपर क्वेश्चन करना मेरा एक वो रहता है चॉइस। तो मैंने कभी ऐसे मानो थोड़ी देर के लिए कि सूर्य जो है वो सब कुछ है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ रहा है, और पृथ्वी अगर स्टेशनरी होती तो एक हिस्सा पूरा ही जल जाता, और एक हिस्सा जो है वो पूरा कच्चा रहता, सफेद हो जाता। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं, अगर गैस कम है, जितनी उसको चाहिए उतनी नहीं है, तो रोटी सफेद रहेगी। अगर ज्यादा है तो जल जाएगी, ऑप्टिमल है तो ब्राउन कलर की होगी। ब्राउन आ जाएगा ना उसके ऊपर कलर, जब बिल्कुल हाँ। ऑप्टिमल ब्राउनिंग के तौर पर है। तो हम जितने भी इंडियंस या आसपास के जितना भी एक बृहद भारत की जो हम बात करते हैं, उसके जितने भी लोग हैं वो सब ब्राउन कलर के हैं। वी आर ऑप्टिमली कुक्ड, वेरएज व्हेन वी गो टुवर्ड्स ये अपना यूएस या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाए हम उसके तौर पे अगर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो वाइट है। वाइट मतलब रोटी लेस कच्ची रह कुक्ड। गई। लेस कुक्ड। या हम ओरिजिनल अफ्रीकन साइड में ऑस्ट्रेलियंस आर जाएंगे, ब्लैक। जब हम अफ्रीकन साइड में जाएंगे तो वहां पर जो है वो रोटी जल गई वो वाला पार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उतने ही इक्वेटर के पास आ जाते हैं, वो उतने ही इक्वेटर के दूर हो जाते हैं। तो हमने प्राण को सूर्य का प्रकाश मानकर तो कंसिडर करा, लेकिन हम ये भूल गए थोड़ी देर के लिए कि रई मतलब जो मोमेंटम कॉज कर रहा है, रोटेशन रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है, और काम तो वहां से हो रहा है। अब ये मैं जब देखता हूं पूरा एक साथ, तो मुझे नवग्रह दिखता है। सो नवग्रह के अंदर प्राण और रई दिखा। तो मैंने क्वेश्चन करा कि मेरे अलावा अगर मैं इस नवग्रह से प्राण रई को एसर्टेन कर रहा हूं, तो मैं ब्रह्मांड से भी प्राण रई को एड्रेस कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर भी एक प्राण रई डाल दिया कि पूरे ब्रह्मांड का जो कारण, प्राण वाला कारण, और पूरे ब्रह्मांड का जो रई वाला कारण, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही वाइब्रेटिंग है, उसमें एक एक पार्टिकल रोटेशन रेवोल्यूशन के थ्रू जा रहा है। तो जब मैंने ऐसा देखा तो मेरे पास दो डोमेन और आ गई। एक मेरे पास आया कि वो स्थान जहां से ये ब्रह्मांड जो है ओरिजिनेट होता है। एक सेकेंड। अब ये रश्मि जी अब आई है, चलो भी देखते हैं। तो जहां से ये ब्रह्मांड ओरिजिनेट होता है, जब मैं वहां पर देखता हूं तो मेरे को वहां पर भी प्राण और रई को देखूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि पूरे ब्रह्मांड में जो नेवल रीजन है, तो जहां से मैं बोलूं कि मैं मेरी मदर से जो कनेक्टेड था, लास्ट पॉइंट जो था वो नेवल रीजन था, तो मैं बोलूंगा एक पार्ट उस ब्रह्मांड का जो नेवल रीजन था, और एक पार्ट मेरे सर का हो गया, जिस पॉइंट पर जो है मेरी लाइट पड़ रही है, एक शेप का जो फार्दर मोस्ट पॉइंट होता है। तो मैं ऐसे करके बोलूंगा कि वो ब्रह्मांड का पॉइंट जहां पर कि वो टर्मिनेट होता है, सो वहां पर भी प्राण रही होगा। जब मैंने इस तरह से एक दो तीन चार पांच, पांच छह ऐसे करके छह पॉइंट देखे, तो सडनली समथिंग केम टू मी कि अच्छा, ये जो पूरे ब्रह्मांड का जो प्राण का कारण जो है, हमारे टेक्स्ट में उसको विष्णु लिखा है।
और जो रई है उसको लक्ष्मी लिखा है, क्योंकि लक्ष्मी चलायमान बताई जाती थी, बट एक्चुअली दैट वाज द फोर्स विच वाज कॉजिंग रोटेशन एंड रेवोल्यूशन इन द होल ऑफ यूनिवर्स। जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन था वहां पे प्राण को जो है वो ब्रह्मा कह दिया गया, और वहां पर जो रई जो था उसको सरस्वती कह दिया गया। सो ऑन द सेम लाइंस, जहां से ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो विलीन हुआ था, वहां पर उसको शिव, और उसको जो रई थी उसको शक्ति कह दिया गया। तो ऐसे करके मेरे टेक्स्ट में एक साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी ऑर्डर को किसी ने एक ईश्वर का नाम दे दिया। तो मैंने कहा कि ये ईश्वर का नाम इन्होंने क्यों दिया, ये इसको फोर्स और वो भी कह सकते थे। तो मेरे को ये समझ में आया कि ये पूरा प्रोसेस प्राइमरली कंट्रोलर डोमेन को हाईलाइट करता था। हु इज द कंट्रोलर फॉर द होल ऑफ यूनिवर्स फॉर प्राण, हु इज द कंट्रोलर फॉर द होल ऑफ यूनिवर्स फॉर रई। तो ऐसे करके वो टर्मिनोलॉजी इवॉल्व हुई। जब ये टर्मिनोलॉजी आई तो कोई इनकी भी कॉजल बॉडी होगी, तो जब इनकी कॉजल बॉडी देखी तो दुर्गा सप्तशती में उसको ही महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती, ऐसे करके उन्होंने उस पूरे पार्ट को बोला। अब एक दो तीन, कितनी सारी चीजें हो गई, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ चीजें हमारे सामने आ गई। अब आप अपने हाथ को किसी भी ऐसे जगह जहां पर कि उस पे प्रकाश पड़े उधर लेकर जाइए। कोई भी खिड़की में चले जाइए, या खिड़की खुली हुई है तो उस प्रकाश के तौर पे देखिए, और वो प्रकाश अपने हाथों पे गिरता हुआ महसूस करिए। अपनी अटेंशन उस खुली हुई खिड़की से कनेक्ट कर लीजिए, अपने हाथों को सीधा रखिए, अपने हाथों को सीधा रखिए ऐसे करके। और अब इस पे जो प्रकाश गिर रहा है, उस प्रकाश को इस प्रकार से मानिए जैसे एक पार्ट जो है वो विष्णु लक्ष्मी है, एक पार्ट जो है शिव शक्ति है, एक पार्ट जो है ब्रह्मा सरस्वती है, एक पार्ट महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, महाकाली है। वो सब के सब आपके हाथों पे आ रहे हैं प्रकाश के तौर पे। और ये प्रकाश आपके स्किन के थ्रू जो है आपकी पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर रहा है, जैसे कोई सोलर इन्वर्टर होता है। फील करके देखिए जरा। आंख बंद करके नोज टू नेवल, नेवल टू नोज अपनी सांस को लेकर जाइए, और अपने हाथों के ऊपर जो प्रकाश गिर रहा है उस प्रकाश में उन 9 एंटिटीज को ऑब्जर्व करिए। और आपके जो भी चक्रास है उस पे क्या आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है, उस वाइब्रेशन को देखिए। जी, क्या फील हुआ? स्पाइन सर में, कुछ बोलिए मैडम। जी जी जी, शोभा जी स्पाइन बोलो। से ऐसा लगा कि मूलाधार चक्र तक कुछ जा रहा है। ओके, मतलब टॉप टू बॉटम। या डॉक्टर को राइट। जी रश्मि जी। हाँ सर, हैंड में थोड़ा हेवीनेस तो लगा, और सहस्त्रार चक्र में थोड़े से ऐसे पल्सेशंस फील हो रहे थे। राइट। जी भव्या जी। फॉर मी फ्रॉम हेड टू टो एनर्जी जा रहा था, वो मुझे आई कुड फील दैट। राइट। जी अन्नू जी।
सर आज्ञा चक्र में यहाँ पे जैसे सर्कल सर्कल ऐसे वो जो वाइब्रेशन होती है वो महसूस हो रही थी। राइट। ऑब्जर्वेशन तो खैर कोई भी रहे, मतलब बेसिकली हमारा जितना भी बुक्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें आज्ञा चक्र के तौर पे बताया जाता है तीसरी आंख है, तीसरी आंख यहाँ पर थी ही नहीं। तीसरी आंख थी नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में उस जगह। सो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे आप या आंखों के बारे में पढ़ेंगे तो भी जो थर्ड आई है वो नाक के पीछे उसी पॉइंट पर आती है जहां दोनों आंखों से एक एक इमेज जाती है और वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। सो जब मैं ऑप्थेल्मिक्स के तौर पे बुक्स और कंटेंट देख रहा था तो वहां पे वो पॉइंट पता चला, तो वो तीसरी आंख वहां पर थी, यहाँ नहीं थी। तो किसी ने क्या करा, हमारे यहाँ पूरे टेक्स्ट में इतनी कहानियां भर दी कि हम रियलिटी से दूर हो गए। तो जैसे मैं थोड़ी देर बोलना शुरू करूं, हाँ जी बोलिए भव्या जी क्या कह रहे हैं आप, बताइए भव्या जी क्या कह रहे हैं, और देखूं मैं रश्मि जी की तरफ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कंफ्यूजन ही होगा ना। कंफ्यूजन। तो हमारे यहाँ पूरा टेक्स्ट जो है उसमें यही प्रॉब्लम है। अब आई डोंट नो, मतलब कोई बहुत भी व्यक्ति कैसे। और बहुत इधर उधर की कथाएं भर दी हैं जिनका कहीं कई बार मतलब नहीं बनता। हाँ, तो ये मेरा ऑब्जर्वेबल डोमेन था कि कहीं भी कोई चीज अगर हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा है। अब मेरे गुरुजी ने तपस्या करी, उन्होंने क्या क्या देखा वो मुझे नहीं पता, बट मैंने जितने भी टाइम उनके साथ स्पेंड करा, उन्होंने कभी कोई चीज सुनाई तो मैंने वो सबको जा जाकर सुनानी शुरू कर दी। दैट्स हाउ आई ऑब्जर्व्ड कि मतलब विवेकानंद जो थे वो, उन्होंने कोई एक्सपीरियंस तो करा नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ अपने गुरुजी रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम करा था। प्रणाम करते ही उनके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि उनको एक ऊर्जा का करंट लगा, तो ही बिकेम स्पिरिचुअली एक्टिव। बट फिर उन्होंने पूरी जिंदगी अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव करने की बजाय कि वो मतलब वो भी रामकृष्ण परमहंस बनते, उसकी बजाय उन्होंने कथा कहानी पूरी दुनिया में कर दी। एंड दैट बिकेम अ मॉडल विद एवरीबडी। इट्स नॉट टू ऑफेंड एनीबडी इन द प्रोसेस, बट हम कभी भी अपने सब्जेक्ट को नहीं देखते। एंड मतलब आई फील कि मतलब जो सबसे ज्यादा देखना जिस ब्राह्मण को चाहिए वो भी नहीं देखता। तो बाकी तो चलो, बाकी सारी कास्ट तो अलाउड है कि भाई नहीं देखो तो भी चलेगा, लेकिन ब्राह्मण्स को अलाउड नहीं है। दे वर सपोज टू डू ऑल काइंड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अब वो नहीं हो रहा तो ठीक है, तो बट तो मैंने वो पूरा का पूरा पार्ट जो है उसको 2019 में शुरू करा, क्योंकि उसी पॉइंट ऑफ टाइम के आसपास मतलब 2-3 साल पहले ही मेरे को थोड़े से स्पिरिचुअल इंट्यूशन शुरू हुए थे। हीलिंग और दिखने वाला पार्ट तो आरती का ही था, वो तो मेरा कभी था ही नहीं। पर मैं नॉलेज सिस्टम के ऊपर काम करता था कि अगर हम किसी एक नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो क्या वो फिजिकली वैलिडेट हो सकता है, साइंटिफिकली वैलिडेट हो सकता है। मतलब जिस तरह की चीजें मैं आप सब लोगों के सामने करके दिखा रहा हूं, अगर मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई होती, लंबे लंबे बाल होते, माथे पे त्रिपुंड लगा होता, एक केसरिया होता, तो मतलब हजारों लोग पैरों में ही पड़े रहते, कोई एक भी उठता नहीं ऊपर। बहुत पैसे ऐसे ही आ जाते, मैडम पैसे की तो वैसे भी मुझे कोई समस्या पढ़ाने नहीं, की भी भगवान जरूरत के नहीं तौर पड़ती, पे। मेहनत नहीं करनी मेरा पड़ती। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, कोविड में ना मेरे बड़े करीबी करीबी लोग मर गए, इतने करीबी थे बिल्कुल जान प्राण जैसे। तब तक माइंडसेट ये था कि ये एलोपैथी हमारे को बचा लेगी, जी। वो फेल हो गया। अब इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति जिसका एक ही सहारा था एलोपैथी, वो फेल हो गया तो वो गया आयुर्वेद वाले के पास। आयुर्वेद वाले की बिल्कुल ही जमानत जब्त थी, क्योंकि एलोपैथी वाले ने तो एमबीबीएस करा, एमडी करा, डीएम करा, तो फिर भी उसकी नॉलेज तो टेक्निकली थी, साइंटिफिकली भी थी। बट आयुर्वेद वाले को तो कुछ पता ही नहीं था, वो पैदा ही कथा कहानियों के तौर पर हुआ था। कोई भी मतलब 15-20 कॉलेजेस तो बहुत रिलीजियसली विजिट करें जहां पर कि हमारे लेक्चर हुए थे, वहां पे जब फैकल्टी से हम बात करते थे तो वो बात बाद में खत्म होती थी, पहले संस्कृत का श्लोक सुनाना शुरू कर देते थे। तो जब मैंने वाला पार्ट देखा आई रियलाइज कि इसको तो ये भी नहीं पता कि ये संस्कृत के श्लोक का एक्चुअल मीनिंग ये है भी या नहीं जो ये जिस ट्रांसलेशन की बात कर रहा है। तो प्रॉब्लम को ये सॉल्व कैसे करेगा।
जब ये उस ट्रांसलेशन को भी नहीं पढ़ रहा जो ट्रांसलेशन के लिए ये बोस्टफुल है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? किताब में लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, आपने ओम नमः शिवाय की व्याख्या कर दी, वो भी वो व्याख्या जो किताब में लिखी हुई थी। अब मैंने जब उसको देखा तो सडनली पता चला ओम तो बीज मंत्र का प्लेस क्वालिफायर है, ओम तो बीज मंत्र भी नहीं है। अब मैं उस सिचुएशन में कैसे करूं? जैसे खुल जा सिम सिम है, तो मैंने जब खुल जा सिम सिम को सिम सिम खुल जा बोला तो दरवाजा खुला ही नहीं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में जब मेरे से ये एक्सपेक्टेड हो कि मेरे पास कोई मरने वाला है व्यक्ति, कोविड में तो कितने करीब से मरते हुए देखे मैंने लोग, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो जब मैंने वो लोगों को मरते हुए देखा तो मतलब मैं, मेरे बहनोई को ही हो गया था कोविड, तो हम हॉस्पिटल में गए। तो बाहर एकदम से एक गाड़ी आई, वो बंदा चीखने लगा कि जरा देखो मेरी माँ को। और जब तक वो बंदा आया उसने देख के कहा ये तो मर चुकी। मेरे सामने वो लेडी हिल रही थी, तो उसको सांस में चोक और ये सारी चीजों की प्रॉब्लम हो रही थी। वो एलोपैथिक डॉक्टर आया, उसने दूर से देखा, बोले ये मर गई। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैं बिना मास्क के उनके कोविड वार्ड के अंदर ही चला गया। मैंने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पे जो जरा सी सांस लेने से भी मर जाए आदमी। तो अगर आप पैशनेट हो किसी भी चीज के तौर पे, जो भी हमारा काम है उसके तौर पे, तो हमारे को बहुत सीरियसली अपने सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहिए। बट हम उससे इनकम का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं डालते। So, as a person, it is my moral responsibility to do research on how I can save the life. अब सडनली एलोपैथी पूरा प्रोसेस जो है दैट हैज बिकम मैन ईटर। वो हर वो चीज कर रहा है जिससे कि मतलब अब वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हर वो चीज जो बिल्कुल एब्सर्ड से एब्सर्ड है वो हो रही है। तो आप अपने आप को बचाओगे कैसे? पहले क्या होता था, जो मतलब 18-20 साल की लड़की होती थी उसको दिन छिपने के बाद घर से बाहर नहीं निकालते थे। आज तो लड़का भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट ड्रिवन हो रही है। और मतलब मैं साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन हर तरह की पिक्चरें देख रहा हूं, लेकिन पिछले 5 साल में 60% पिक्चर्स जो आ रही हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है कि द एलोपैथिक प्रोसेस इज कनेक्टेड विद सम काइंड ऑफ अ क्राइम सिंडिकेट। तो आप बताओ कि आपके बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे अगर कोई आदमी कहीं दुनिया में बैठकर एक ऐसी दवाई इजाद कर रहा है जिससे हम सबके बच्चे मर जाएं, और वो उसके बाद एक वैक्सीन दे जिससे वो बचे। तो अरे मतलब मैं दूसरे के ही रहमो करम पर हो गया, या मैं फिर आप मैं स्वीकार कर लूं कि वो सारे मर जाए। हमारा बेटा डॉक्टर है, जी। बहुत ही पैशनेट। हम्म। जब पढ़ रहा था तो वो तो बुक्स पढ़ता था, वो सच, वो आपकी तरह ना उस गो बियॉन्ड व्हाट आई कैन डू। हम्म। तो वो उसका 10 हफ्तों का होता है ना कैंसर जी। वार्ड में गया, तो वहां एक बंदे को थोड़ा माइल्ड कैंसर था, स्किन कैंसर, और उसको जो ट्रीटमेंट दे रहे थे, देने का जो उन्होंने प्रोटोकॉल उसको दिया बेटे को हम्म। कि ये हम देंगे, उसको पढ़ के उसने कहा दिस पर्सन हैज अस्थमा, हे फीवर काइंड ऑफ एलर्जी, इसको आप अगर ये स्किन कैंसर के लिए ये ट्रीटमेंट देंगे तो इसकी तो लंग्स भी खराब हो जाएंगे क्योंकि लंग्स आर वीक। तो उसको, एब्सोल्युटली। मेरे बेटे को बहुत जोर से डांट पड़ी, डोंट ट्राई टू पुट योर नोज इनटू इट, फॉलो ठीक। द प्रोटोकॉल। He followed, and the person along with the skin cancer got lung cancer. राइट। And then they asked him, okay, you said it, now do the research on it. By that time, my son was, because he was scolded in front of everyone, he said, I'm not coming to this area anymore. I'm not मेरे doing मेरे मैम research in फादर this. की डेथ हुई 2021 में नवंबर में। ही वॉज 83। उससे एक हफ्ता पहले मेरे फूफा जी की डेथ हुई, उसके एक हफ्ते बाद मेरी, सही मतलब हमारी फैमिली में 5-6 डेथ हुई। एंड सही देवर है। नो प्रिडिक्शंस एट ऑल। मतलब एलोपैथिक प्रोसेस जो था, उसने बोला भी ये 6 महीने तक कहीं नहीं जाएंगे। मेरे फादर को सडनली लंग कैंसर डिटेक्ट हो गया।
15 दिन मतलब एक हफ्ता इधर इस कैंसर हॉस्पिटल में रहे, एक हफ्ता इधर रहे, सिवाय वो बिल बनाने के और वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो पैसे भी खर्च हो गए, सारा कुछ हुआ और वो बचे नहीं। बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फिर मैं शांति से बैठा कि भाई मुझे करना क्या चाहिए, या तो मैं इस पूरे प्रोसेस से लड़ने में अपना दिमाग लगाऊं, या मैं जो जानता हूं उसके साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए एक पूरा कम्युनिटी बताऊं, एटलीस्ट कोई तो करे। तो मैंने 14-15 साल पढ़ाई कर ली, मैं इतनी गारंटी देता हूं कि मैं 12 महीने में वो सब्जेक्ट पूरा अच्छी तरह से सिखा दूंगा। और जैसे आरती हीलिंग करती है, आरती से बेटर हीलर ही बनाकर दिखाऊंगा। कोई ऐसा नहीं है कि बेटरमेंट के तौर पे भी कोई कमी है। अभी हमारे साथ में ग्रुप में वो टेक्सास से वो कनेक्ट हुई है, तो शी इज डूइंग बेटर हीलिंग देन व्हाट आरती इज डूइंग। ऐसे बहुत सारे लोग आए। एक डॉक्टर मोहन वुडाली आए, तो उन्होंने जो है वो हीलिंग करके तौर पे जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाए। हमने कोविड में अगर 60 पेशेंट ठीक करे थे, तो उन्होंने 100 पेशेंट ठीक करके दिखाए। हम जैसे लाइव हीलिंग करते थे, वो तो बस मंत्र को लिखा और लिख के एनर्जी डाल दी, वो 2-4 दिन 5 दिन के अंदर उसके जो सिम्टम्स थे वो तुरंत ठीक होने शुरू हो जाते थे। तो हमारा जो सिखाने का प्रोसेस था, और जो सामने वाला व्यक्ति था, उसने जितना बेटर तरह से मेहनत करी, उसको रिजल्ट हमसे भी अच्छे मिले। तो ये वो ना गुरु गुड़ तो चेला शक्कर। हाँ, वो जैसे भी कहें, मतलब वो दैट इज फाइन। बट मेरा मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक ऐसी कम्युनिटी को डेवलप करें, जो कम्युनिटी लोगों को वापस से अपने प्राइड को आइडेंटिफाई करके डिमॉन्स्ट्रेट करे। क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अभी एलोपैथी वाले प्रोसेस में। अब तो सॉल्यूशन का अगले 5 साल तो वॉर के हैं, तो 2030 तक तो दिल बी वेरी सीरियस वॉर्स। यही 5 साल है जिसमें कि एक कम्युनिटी फॉर्म हो सकती है। इसके अलावा टाइम भी नहीं है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब एबनॉर्मलिटी के तौर पर हम जा रहे हैं। तो अब ये जब जैसे ही शनि मेष का होगा, वो उसकी नीच राशि है, तब जो वॉर शुरू होगी 2027 से 2030 तक का जो 2.5 साल का पीरियड है, मतलब आप सब लोग सब कुछ भूल ही जाएंगे। ऐसा युद्ध आपको देखने के लिए मिलेगा, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सुनाने के लिए भी। तो ऐसे टाइम पर मैं सबको यही सजेस्ट करता हूं कि भाई इन दिस एंटायर टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, इट इज हाई टाइम दैट वन शुड फोकस ऑन व्हाट इज द प्रोएक्टिव सोर्स टू मेक योर सेल्फ हेल्दी। क्योंकि कोई केमिकल बॉम्ब मारेगा, कोई कुछ करेगा, ऐसे में आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अपना प्रोटेक्शन का कोई ना कोई तो तरीका ही बताओ। तो जब दवा और डॉक्टर दोनों के हिसाब से चैलेंज है, तो आपको रिवर्स कैसे करना है? सो दैट बिकम्स अ पैशन एरिया। पैशन एरिया के लिए क्या है? आपका पैशन है तो आप हर वो इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो आपको डिजीज बना रही है। तो आज जैसे अन्नू जी से मेरी बात करी, मैंने कहा ये मत सोचो कि आप नॉन मेडिको हो तो आप नहीं कर सकते, और बेटर कर सकते हो, बट आपको मेहनत जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। ये सब लोग मेहनत करके आए हैं, और आपको अब मेहनत शुरू करनी है। तो शुरू करने के लिए ये साइट है, जो आपका मेयो क्लिनिक की साइट है, आपका ये क्लीवलैंड हॉस्पिटल की साइट है। इन साइट पे जाएंगे तो आपको डिजीज, सिम्टम्स, रेमेडी सारी डिटेल मिलेगी। उसको देखिए, समझिए। ये पहला स्टेप हो गया। मैं मेरी बात समझा पाया? वो पहला स्टेप हो गया। शोभा मैम, उनको रश्मि जी को मैसेज कर दे, 5 बजे करेंगे वो। आई डोंट नो व्हाट इज द कंफ्यूजन फॉर 4 o'clock। ओके। एनीवेज, तो हमने उनका एक एक सेशन तो उनका कर भी दिया था 11 बजे। उनको हमने बोला था कि हम जो है ये 3 बजे करेंगे, बट आई डोंट नो व्हाई दैट कंफ्यूजन। ओके No, आई sir. एम बात। Ma'am told it is at 4. Maybe she got. नहीं, मैंने भी तो आपको तभी क्लैरिफाई करा था ना, हाथ किया हाँ, जब पर आपने लेकिन भी वो बोला नहीं था। थे। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो सो खैर, तो ये हमारा सिचुएशन था जिसको हमने की आइडेंटिफाई करके ये पूरा प्रोसेस बनाया। अब इस प्रोसेस की स्ट्रेंथ कैसे है? जैसे आप लोगों को एक एक एनर्जी पता चली, ये एनर्जी आपको नेकेड आई से पता चलती है। लीव साइड भाई, आंख बंद करने और उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो ऑरा होती है, जब हम उसकी ऑरा ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तो आपको हर चीज में ऑरा दिखेगी।
आपके अंगूठे में, आपके हेड रीजन में, पेड़ पौधों में। मतलब रात को पेड़ अलग तरह से अपनी ऑरा दिखाएगा, दिन में अलग तरह से दिखाएगा। सो ऑल दैट टेक्स प्लेस। जब आपको वो ऑरा रिलेटेड प्रैक्टिस होती है तो अब आपको कोई चीज दिखना शुरू हो गई। यार दिखने में लगते हैं कितने, 15 दिन मैक्स, नॉट मोर देन दैट। 15 दिन में आपको ऑरा दिखनी शुरू हो जाएगी। ऑरा दिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, आप पैरेलली बीज मंत्र को लिखते जाइए। तो जैसे इन्होंने अन्नू जी ने लिखना शुरू करा तो दोनों हाथों से लिखना शुरू करा। पहले राइट हैंड से लिखा, फिर लेफ्ट हैंड से लिखा। थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर साइमल्टेनियस भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिस लगती है मैक्स महीना 2 महीना, इस तरह से धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करनी होती है। तो जब आप उस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। नाउ द मोमेंट मिड ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग एक्टिवेटेड, इमीडिएटली आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं। अब क्या हो गया, पूरा मैटर आ गया डेक्सटेरिटी का। डेक्सटेरिटी इन द सेंस, आपको ये पता चला कि मेरे लंग्स वीक है या मेरा हार्ट वीक है, पंप ही नहीं कर पाता ढंग से, इतनी भी ताकत नहीं है। आपने रोज 3000 टाइम्स श्रीम लिखा और 8-10 महीने के अंदर वो 8-10 लाख हो गया ना। रोज के रोज लिख रहे हैं ना आप, रोज 3000 लिखा तो 100 दिन बाद कितना हो गया, 3000 इंटू 100, 3 लाख हो गया। Yeah. 200, 9 लाख हो गया। 300 डेज 10 लाख हो गया। ऐसे करके वो वैल्यू हो गई ना। आप जब आज एक बार उठा रहे हैं तो एक श्रीम या 3000 बार श्रीम उठाया, बट जब अगले दिन उठाएंगे तो 3000 प्लस 3000 उठाएंगे ना। तो इन अ वे जब आपका ये 1 साल पूरा होगा, योर एबिलिटी टू लिफ्ट एनर्जी विल बी 365 टाइम्स व्हाट इज देयर एनर्जी ऑन डे 1। आपने थोड़ा सा लिखा, आपको थोड़े से में भी फर्क पता चल रहा था कि आपके घर का एनर्जी बॉडी में चेंज आ गया। अब आप सोचिए कि जब आप 10 लाख बार लिखकर अपने घर की हीलिंग कर रहे हैं उस एनर्जी से, तो आप अपने घर की कर रहे हैं या उस पूरे शहर की भी कर पा रहे हैं। अब आ गई डेक्सटेरिटी की बात। डेक्सटेरिटी इन द सेंस, आपके सामने मैं आया, मैंने कहा मैडम मेरा हार्ट वीक है, आपने वो श्रीम की एनर्जी लिफ्ट करी, वो 10 लाख बार आप लिख चुके थे, तो 10 लाख बार की आपकी वेट ट्रेनिंग हो गई। अब आप किसी जिम में जाएं तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछेंगे तो वो कहेगा कि ऐसे करके वेट ट्रेनिंग होती है, आपको वेट उठाकर जैसे ऊपर लेके जाना, नीचे लेके करना, ऐसे होता है। तो बोले कि कितना वेट उठा सकते हैं, बोले 10, 20, 50 किलो तक उठा सकते हैं। बोले नहीं मैं 100 किलो उठाऊं। तो बोलेगा आपको जो है इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी, वो 15-20 दिन 25 दिन लेगा वो प्रैक्टिस। आप कहेंगे नहीं मैं तो 300 किलो उठाना चाहते हूँ, तो वो कहेगा मैडम 300 किलो उठाने के लिए आपको जो है कम से कम 6 महीने लगेंगे, और तो भी गारंटी नहीं है, अगर आप बहुत एक्सेप्शनल डाइट लोगे तब आप 300 किलो उठा सकते हैं। ऑन द सेम मैनर, जब आप बीज मंत्र तो लिख रहे हैं और बीज मंत्र उठाने का और डालने का प्रोसेस आपका नहीं पकड़ में आए, तो मेरा हार्ट वीक है, मेरी हार्ट मसल्स वीक है, तो आप एनर्जी लिफ्ट और प्लेस ही नहीं कर पाएंगे, तो फायदा क्या होगा। तो हमारे यहाँ पहले कैसे दिखाते थे, एपिक्स में कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया, सुदर्शन चक्र गोल घूम रहा था, उन्होंने एक उसको इशारे से मारा और वो सुदर्शन चक्र गया और वो उसकी गर्दन काट के वापस उनकी उंगली पर आ गया। तो जो हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं वो बूमरैंग जो है, सो वो बूमरैंग टेक्निक उन्होंने डिस्कस थ्रो के तौर पे या डिस्क के तौर पे प्लान कर ली और उसको उसी तरह से फेंका, तो एक डेक्सटेरिटी जनरेट हो गई ना। सो ऑन दी सेम लाइंस आपने एनर्जी को लिफ्ट करना है और लिफ्ट करने के बाद डालना है। ये हमने तो ये डीआरडीओ का ही एक प्रैक्टिकल था, डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट के साथ में करा था, जिसका मैंने इनिशियली टेस्टिमोनियल भी ग्रुप में शेयर करा था। वो छोटा बच्चा था, अगर आपको ध्यान हो किसी को तो। ध्यान है किसी को, जो नहीं मैंने डिटेल शेयर करी थी। जो बीमार वाला बच्चा। छोटी, आई थिंक 6 months old baby. 25 days old, हाँ, not 6 months, 25 days old.
तो क्योंकि हमारा काम इतना टिपिकल होता है तो उसकी वजह से जो है, हम जब तक टेस्टिमोनियल ना ले कोई इस बात को विश्वास ही नहीं करता कि भाई ऐसी कोई चीज पॉसिबल भी है। Yeah. ये मैंने ग्रुप में शेयर करा। तो अब जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं तो वो एनर्जी लिफ्टिंग और प्लेसमेंट का आपको टेक्निक क्लियर होती है। तो सारी प्रिसाइज फंक्शनिंग इस बात की है कि आप कितना एनर्जी को लिफ्ट करते हैं और जहां डालना है वहां डाल पाते हैं। इसलिए हमारे प्रोसेस में इट इज मैंडेटरी कि हमें पेशेंट जो है वो दिखना चाहिए। अगर पेशेंट नहीं दिख रहा, कोई बोलेगी जी उसकी फोटो की हीलिंग कर दो, हमारे को प्रोसेस अभी नहीं आता। उसका कितना इफेक्ट है वो हमें पता भी नहीं है। तो जहां पर भी वीडियो कॉल पॉसिबल नहीं होती वहां हम आउटराइटली मना कर देते हैं, वी वोंट बी एबल टू हील एनीवन इन दैट प्रोसेस। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? Hmm. तो ये हमारे सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो गए पर्टेनिंग टू दिस प्रोसेस। रेस्ट एवरीथिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट इज द बीज मंत्रा फॉर अ पर्टिकुलर वो। तो अब वापस से अपने उस पे आते हैं कि ये हमारा जो है, ओके, वेट गेन वी कैन टेक। नाउ ओबेसिटी इज अ सीरियस डिसऑर्डर, मतलब एवरीबडी इज अवेयर कि हाउ एग्जैक्टली ओबेसिटी इज इम्पैक्टिंग। तो ओबेसिटी का बीज मंत्र क्या होगा? ओबेसिटी सबसे ज्यादा कहां से नापी जाती है? Tummy. है जी? BMI देखते हैं वैसे तो, बट वेस्ट सर्कम्फरेंस। हाँ, तो ओबेसिटी नापने के लिए आपको नेवल रीजन को नापना होता है। Yeah. नेवल रीजन इज वम बीज। अर्थ एलिमेंट इंक्रीज्ड होता है ऐसे लोगों का। सो अब ओबेसिटी जब हम एड्रेस करते हैं, सो ओबेसिटी में तीन चार चीजें होती हैं। एक तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कितना है, फिर एयर रिटेंशन कितना है, फिर अर्थ एलिमेंट का रिटेंशन कितना है। इन तीनों से, इन तीनों के मिक्सचर से ओबेसिटी बनती है। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जिनका कि जो नेवल रीजन को अगर हम पूरा का पूरा नाप लें तो वो तो बड़ा होगा, लेकिन पैर बड़े पतले पतले होंगे। तो Hmm. वेट इम्बैलेंस का रीजन होता है। वेट इम्बैलेंस क्यों होता है? अगेन ये भी इसी से। तो आपने किसी व्यक्ति को ये बोलना हो कि भाई आपको अपना वेट कम करना है, बोले हाँ जी, बोले कुछ नहीं करना, अपने नाभि पे हाथ रखो और श्रीम वम श्रीम ये लिखना शुरू कर दो। मैं मेरी बात समझा पाया? अब जब हम इसको Yes. लेकर चल रहे हैं तो द नेक्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू इमर्ज इज इन टर्म्स ऑफ मणिपुर चक्रा। मणिपुर चक्रा सेंटर येलो कलर, इंडेक्स फिंगर। अब वम इज फॉर जुपिटर। जुपिटर पे हम क्या करते हैं, वो बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं, पीपल का पेड़ होता है। बट प्राइमरली यहां पर जो है वो फैट एक्यूमुलेट हो रहा है। सो रस रस
रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, वीर्य। तो ये जो पार्ट है, ये क्या हो रहा है, यहां पर जो मेद है वो वीर्य में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा ढंग से। फंडामेंटल दोष जो बनता है ये धातु का ही बनता है। तो जब मेरा एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ही इम्पैक्ट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आप सबसे पहले उसको जो है श्रीम वम श्रीम करवाइए और एकदम से वो इनर करेक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं पूछना भूल गया, आप में से कितने लोगों ने शम लिखा था? एक अन्नू जी, और भव्या जी आपने भी नहीं लिखा? लिखा है सर, क्षम लिखा है। अच्छा, कितना लिखा क्वांटिटी वाइज? 108। 108। क्या फर्क पड़ा उसको लिखने के बाद? आपने लिखा था रश्मि जी शम? नहीं सर, मैं नहीं लिख पाई, सॉरी। ओके। शोभा जी आपने लिखा था? नहीं, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं भी ठीक है रेड पेन खरीदने जाना है और जा ही नहीं ठीक नहीं पाया। सर। है जी। क्या ऑब्जर्वेशन क्या हुई वो लिखने में? I wrote it when I was hearing mantra, and I could only feel the energy, sir. इसमें तो एनर्जी थी ही नहीं। क्षत्रिय वाला क्ष जो है दैट इज जस्ट टू मेक यू मोर फेमिनाइन, दैट मेक्स यू फील मोर फेमिनाइन। जो षटकोण का शाह है उसको अगर कोई मेल बंदा लिखेगा ही विल फील मोर मोर मैस्कुलाइन। मैस्कुलिन। तो इसका इम्पैक्ट डिफरेंट है। अब क्या होता है, जैसे हम हम लोग बीज मंत्र वगैरह जब लिखते हैं ना, टीवी ऑन कर लो, गाने चल रहे हैं, इतने में जल्दी से अपना जो है शीट पूरी कर लूं, मेरे को ये वाला काम करना था, तो वो अटेंशन वहां पे कनेक्ट नहीं हो रही है। बट क्योंकि आप मंत्र लिख रहे हो, लिमिटेड भी अगर अटेंशन वहां पे गई, अदरवाइज क्या होगा, आप थोड़ी देर लिखोगे तो आपका वो जो है वो शम जो है उसकी शेप ही बदलनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो जब आप उसको रिलीजियसली लिख रहे होगे तब आप उसे देखोगे कि इसकी शेप उतनी परफेक्ट हो गई, आपकी हैंडराइटिंग उतनी इंप्रूव होती जा रही है, विच मीन्स इट इज हैपनिंग इन दी फुल कंसंट्रेशन। और जितना भी मैंने आज तक जो है ये हैंडराइटिंग एनालिसिस वगैरह पढ़ा है उसमें मुझे ये पता है, जो जितना खूबसूरत लिखता है, कुछ भी लिखे, जो जितना खूबसूरत लिखता है उसका स्ट्रेस उतना ही कम होता है, उसके विचार उतने ही प्योर होते हैं। वो बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल जो कीड़े मकोड़े की टाइप की जो है वो, 99% तो मैंने डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग सबसे गंदी देखी है। बट जब मैंने ये पूरा प्रोसेस को ऑब्जर्व करा तो मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। सो मुझे मेरा एनर्जी सिस्टम को इम्प्रूव करना है। एनर्जी सिस्टम के लिए मेरे पास दो अप्रोचेज हैं, एक सिंथेटिक एक नेचुरल है। सिंथेटिक मतलब मैं कोई भी स्टेरॉइड टाइप वाली कोई भी चीज लेना शुरू कर दूं तो मेरी एनर्जी बढ़नी बदलनी शुरू हो जाएगी। कितना बढ़ेगी कितना ही बढ़ेगी वो नहीं कह सकता, बट एंड ऑफ द डे इट जनरेट कामनेस, जिसकी वजह से लोग ये स्लीपिंग पिल्स टाइप और ये सारी चीजें लेते हैं। The second part is writing Bij Mantra. Now, once you wrote a particular Bij Mantra, lift the energy and place it to your right brain. अगर मैं षटकोण के श को इसकी एनर्जी उठाऊं और इसको लेफ्ट ब्रेन में डाल दूं, my left brain will be more functional. If I lift the energy of Sham and place it in the right brain, it will be more functional. If I
प्लेस द टू, लेट्स श्रीम मैंने लिखा और इसकी एनर्जी उठाई और मैंने नेवल रीजन में डाल दी। और नेवल रीजन में डालते वक्त मैंने ये कमांड डाली कि मेरा वेट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। नॉर्मलाइज मतलब मेरी हाइट जितनी है, BMI। बीएमआई जितना है, उसके सब्सिक्वेंट मेरा नॉर्मल वेट बैठता कितना है उतना मेरा वेट हो जाए। तो इस प्रोसेस में होगा क्या कि जो लो वेट वाला होगा उसका वेट गेन हो जाएगा, जिसका हाई वेट होगा उसका लो हो जाएगा। सो बीज मंत्र का प्रोसेस इज ए इंटेलिजेंट सिस्टम विच नॉर्मलाइज द थिंग्स। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, मतलब इट डजंट हैव अ साइड इफेक्ट। तो वेट गेन के लिए बीज मंत्र श्रीम वम श्रीम लिख के करना श्रीम होगा वम ना श्रीम डबल रीजन श्रीम वम श्रीम विद द कमांड कि मेरा वेट बढ़े। या जैसे वेट कम हो। आरती आपसे कमांड लेती है ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो जैसे अनु जी ने बोला कि डॉक्टर शोभा मेरी हीलिंग कर दीजिए, तो उसका मतलब क्या था? अब वो हीलिंग तो आरती कर रही है, आरती कर रही है, अरे, कमांड तो मेरे तक आई नहीं है, तो उधर चली गई और जिसके पास गई वो हीलिंग नहीं कर रही। तो ये कुल नहीं मिला जाती के जो है नहीं। ये कमांड जाएगी किधर? तो सेम प्रोसेस में हम इस पूरे चीज को रख रहे हैं कि सर अब उस वक्त हेडेक हो रहा था ना, तो पता नहीं चल रहा कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं कोई उसके लिए वो हाँ, सीरियस। ये मजाक तो कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ये मजाक वाला ही पार्ट है, इसको हल्का ऐसे करे थोड़ा सा सीरियस मत लीजिए। माहौल। हाँ, मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलता हूँ कि जो, ताकि थोड़ा माहौल बिल्कुल ही क्लासरूम जैसा ना हो जाए। तो पर्सनली नहीं लेना है किसी भी चीज को। अब नेवल सर रीजन जैसे, में, सर कैन आई सॉरी, आस्क यू क्वेश्चन? प्लीज प्लीज। सर जैसे बच्चों को कई बार भूख नहीं लगती है, तो अगर बच्चों से ये मंत्र लिखवाया जाए, देन इट विल हेल्प देम टू, कि उनकी जो एपेटाइट ठीक हो जाए। देखिए, मैं आज एक वीडियो डालूंगा, उसमें तो हमने एक बच्चों का ही वर्कशॉप शुरू करा है यूएस में। तो उसमें हम इन सारे चीजों के ऊपर बात करना शुरू हो गए। जितना एनर्जी रिसेप्शन बच्चों को आप बचपन से दे देंगे, वो एक लाइफ लॉन्ग अर्निंग होगी। आपको चीज सीखने समझने में बहुत टाइम लगेगा। वो 5-10 साल के बच्चे तो ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल कंप्यूटर जैसे। एंड आफ्टर आफ्टर मतलब विद दिस ट्रेनिंग एंड ऑल, मतलब जो हमारा जो पर्पस जो है वो दैट इज टू क्रिएट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर बच्चों में इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं तो लोगों का फ्यूचर ही नहीं है। अगर आज ही बच्चे ऑटिस्टिक और ये तमाम बीमारियों में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, तो आप कल को एक हेल्दी फ्यूचर देखेंगे भी कैसे? ओके, तो जैसे यहाँ पे मंत्र लिखा है ओम अग्ने नमः, तो उसमें जो है ये इसका मंत्र आएगा प्राणाय मना। तो प्राण की डोमेन जो है उसको इन्वोक करने से हमारे बॉडी का जो है वो वेट करेक्शन शुरू होता है। हमें वेट करेक्शन करना है टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन, नाइदर हाई नॉर लो। ठीक है, और इसके लिए जो वेट गेन जो बोला जाता है वो बोला जाता है प्राइमरली एथलीट्स के लिए, कि जिन एथलीट्स को अपना वेट, जो वेट ट्रेनिंग है इस तरह की चीजों में है, उनको अपना वेट बढ़ाना है, तो उनको गरिष्ठ भोजन के तौर पे बोला जाता है। बट हम यहाँ पर जो है वो श्रीम वम श्रीम ही करते हैं, हम कोई और चीज नहीं करते। बट जब हम वम श्रीम की बात कर रहे हैं तो वम के मल्टीपल बीज हम आइडेंटिफाई कर, जैसे श्रीम लिखा और वा, वी, वो, व्री, विलरी, वे, मतलब वही, वो, वह, ये हमारे अष्ट बीज की प्रक्रिया होती है, फिर लास्ट में श्रीम। तो ऐसे करके वो ऑप्टिमल अक्रॉस ऑल डायरेक्शन होता है, जो अप्रोच वाइज होता है। तो इसके एनर्जी बढ़ाने के तरीके होते हैं जो हर एक बीज मंत्र के तौर पे क्या है, तो दैट दैट इज पार्ट ऑफ द एडवांस कोर्स जिसको भी हम बोलते हैं।
हियरिंग लॉस। हियरिंग किससे कनेक्टेड है? विशुद्धि चक्र। हियरिंग। मैडम आपने रिवाइज भी नहीं करा और देखा भी नहीं है कुछ भी। ये वाली तो वीडियो ही शेयर करी थी स्पेसिफिकली, 9 एलिमेंट्स, 9 उसके वो। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं अगर कोई भूल गया है तो उसके तौर पे। स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। लम, हम, यम, रम, वम। स्काई से बनी साउंड एंड थॉट, और इससे बना स्पीच एंड लैंग्वेज। एयर से बनी स्किन, टच एंड फील। फायर से बना विजन, कलर एंड शेप। वाटर से बना टेस्ट, टेस्ट से आ गया आपका टंग। यहाँ पर आ गई आपकी आईज, यहाँ पर आ गया आपका स्किन, यहाँ पर आ गए आपके ईयर। सो ये हो गया लिप्स एंड टंग। ये हो गया स्मेल। अर्थ एलिमेंट इज फॉर स्मेल। स्मेल के लिए यहाँ पे नोज। अब जो मैंने कानों से सुना उसको मुंह से बोला, इसके लिए मेरा माउथ और मेरे ईयर आर पार्ट ऑफ स्काई एलिमेंट। जो मेरे स्किन है, स्किन से मैंने करा टच एंड फील, और उसके लिए ऑर्गन बना हैंड। जो आईज जो हैं, जहां मेरी आंखें देखती हैं, मेरे पैर मुझे वहीं ले जाते हैं, इसलिए यहां पर आएगा फीट। तो आईज एंड फीट। जो मैंने, जो चीज मुझे टेस्टी लगी वो ही मैंने पी, तो ये मेरा हो गया टंग। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है लिक्विड एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिक्विड एक्सक्रीशन। फिर जो चीज की मुझे स्मेल अच्छी लगी मैंने वही चीज खाई, तो ये मेरा नोज स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन हो गया सॉलिड एक्सक्रीटरी वेस्ट, मल द्वार। सो मेरे ईयर, स्किन, आईज, लिप्स एंड टंग और नोज, और ऊपर माउथ, हैंड, फीट, लिक्विड एक्सक्रीटरी, सॉलिड एक्सक्रीटरी। ये मेरा सिस्टम बैठा। अब स्काई के लिए मैंने बोला कि ये मरकरी से कनेक्टेड है, एयर के लिए बोला ये सैटर्न से कनेक्टेड है, फायर के लिए बोला ये मार्स से कनेक्टेड है, वाटर के लिए बोला ये वीनस से कनेक्टेड है, अर्थ के लिए बोला ये जुपिटर से कनेक्टेड है। क्लियर हो रहा है पूरा पैटर्न? मतलब ये मेरे ख्याल से सबसे सिंप्लीफाइड तरीका होगा ध्यान रखने का, क्योंकि ये आयुर्वेद का टिपिकल मॉडल है ये। यस सर। यस सर। तो जब हम इस तरह से देखते हैं, अब मुझे अगर इसी चीज को हैंड्स पे डालना है तो मैं यहां पर डाल दूंगा थंब, यहां डाल दूंगा लिटिल फिंगर, यहां डाल दूंगा आंखों से रिलेटेड जो है वो रिंग फिंगर, यहां डाल दूंगा मिडिल फिंगर, यहां डालूंगा इंडेक्स फिंगर। अब जब मैं थंब की बात कर रहा हूं, स्काई की और इसकी, तो ये मेरा हेड रीजन से कनेक्शन हो गया थंब का। मेरी लिटिल फिंगर का कनेक्शन हो गया मेरे लंग्स से, मेरी रिंग फिंगर का कनेक्शन हो गया मेरे हार्ट से, मेरे लिक्विड एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका कनेक्शन हो गया मेरा किडनी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से,
और यहां पर हो गया मेरा कनेक्शन एनस और सॉलिड एक्सक्रीटरी वेस्ट, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और जो मेरा प्राण का सिस्टम है, तो मेरा प्राण जनरेशन भी यहां पर हो गया। तो जब मैं अपने हेड, लंग्स, हार्ट, किडनी ऐसे करके जो है ये पूरे प्रोसेस देखता हूँ, यही चीज मंत्र प्रक्रिया में हमें बताई जाती है कि जब कोई पूजा करते हैं तो पंडित बोलता है अब यहाँ पर हाथ रखो, अब यहाँ पर हाथ रखो, ऐसे करके वो सारे पॉइंट्स बताता है। बट वो पॉइंट्स गलत नहीं है, बट उसमें थोड़ा माइनर करेक्शन कर रहा है मैंने, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। इट इज जस्ट दैट कि आई हैव आइडेंटिफाइड कि यहाँ कहाँ कहाँ कौन सी चीजें जो है गलत है, उनको मैंने करेक्ट कर दिया। अब इसी प्रोसेस को सिंपली अगर आप ध्यान करने के लिए बोलो, हेड रीजन की कोई भी समस्या है, स्पीकिंग थिंकिंग की कोई भी समस्या है, माउथ रीजन की कोई भी समस्या है, ये सब के सब जो है इसका कनेक्शन स्काई एलिमेंट, मरकरी, इन सब चीजों से है, मूलाधार चक्र, ऑल दैट। आपके लंग्स, लिटिल फिंगर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस सब का कनेक्शन एयर एलिमेंट, थ्रोट चक्रा, सैटर्न, ऐसे करके हो गया। तो यहीं पे यहां पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज है वो उससे कनेक्ट हो गई। हार्ट मेरा फायर एलिमेंट है, तो हार्ट चक्रा से कनेक्टेड जितनी भी डिजीजेज हैं उसको मैं यहां पर आइडेंटिफाई कर लेता हूं। अब हार्ट के साथ क्या आता है, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, ये सब यहां पर आते हैं। तो श्रीम यम श्रीम करा और उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया, उनके अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर जो वाटर एलिमेंट है उसका कनेक्शन वीनस से आ गया। सो मेरे किडनी और मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो दोनों के दोनों यहां पर कनेक्ट हो गए। ठीक है जी। हाँ सर। जब इंडेक्स पे आ गए तो मेरे जो है जितना भी रिप्रोडक्टिव, वो रिप्रोडक्ट कह रहा हूँ, सॉलिड एक्सक्रीटरी वेस्ट, मतलब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह जो है वो सब मेरे मणिपुर चक्र से कनेक्टेड आ गया, नाभि के नीचे का भाग। और प्राणों की उत्पत्ति, मतलब कि प्राण की उत्पत्ति का मतलब हो गया इम्यूनिटी। सो क्रिएशन एनी काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर इज कनेक्टेड विद मणिपुर चक्रा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो इससे ज्यादा कोई सिंपल हो सकती है चीज? No, sir. नो सर। तो मेरे को पूरा एमबीबीएस का आप सब्जेक्ट दो पढ़ाने के लिए, तो आप आराम से फिल्टर कर लोगे कि उसमें जो है कितना पार्ट काम का है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में नाम को हटा दो थोड़ी देर के लिए, वो पहले सबसे पहले आपको क्या पढ़ाते हैं, मतलब जो कोई भी व्यक्ति एमबीबीएस या वो करने जाता है वो आपको एक टेक्निकल वोकैबुलरी पढ़ाते हैं। मैं आपको टेक्निकल वोकैबुलरी में डाल ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं बेसिक बेसिक टर्म समझ लीजिए कि ये पूरा फिजियोलॉजी चलता कैसे है। अब एक इंग्लिश की लाइन लिख लीजिए, एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस, एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस, and there is a cumulative intelligence. There is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle. The creator of intelligence in everything is divine. क्या बोला मैंने? The creator of intelligence and everything is divine. पूरी लाइन। Every particle bears intelligence, and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle. The creator of intelligence in everything is divine.
परफेक्ट। अब डिवाइन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मेरे जो ये सेल है जो मेरे माथे पर है, इस सेल को जब ये यहां पहुंचेगा तो इसे पता है कि इस सेल के बीच में से इसे बाल पैदा करने हैं, और यहां तक का जो एरिया है यहां पर बाल नहीं रखने। फिर ये वाले जब सेल शुरू होंगे तो फिर से बाल पैदा होंगे। तो हर एक सेल के अंदर, बारीक से बारीक सेल के अंदर भी प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। और सारे मतलब ये 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारे आपके शरीर में, 100 ट्रिलियन सेल्स है। तो 100 ट्रिलियन सेल्स एक ही जाइगोट से बनते हैं, कोई मल्टीपल जाइगोट नहीं होते। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो अगर एक जाइगोट है और एक ही मतलब एक जाइगोट से ही सब कुछ बना है, तो उसका मतलब उस एक जाइगोट के बनने के पहले की जो प्रक्रिया और बनने के बाद की प्रक्रिया में एक सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कि अगर वो बन रहा है तो कोई ना कोई बनाने वाला है। तो मैंने जब पूरे सब्जेक्ट को उस बनाने वाले के आधार पर आइडेंटिफाई करा, तो मुझे पूरे सिस्टम में चेंज मिलना शुरू हो गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो मैंने एक एक सेल के अंदर उस क्रिएटर को देखा, तो मुझे लगा कि ये एक शरीर पे थोड़ी है, ये तो हर एक पार्टिकल पे लागू होता है। भाई आम के पत्ते हैं, जितने भी पूरी दुनिया में आम के पेड़ हैं सबके पत्ते फलक तरीके के होते हैं, कोई सेम नहीं होता। किसी में लंबाई फर्क होगी, किसी में चौड़ाई फर्क होगी, किसी की डीप लाइन होगी, किसी की पतली लाइन होगी। लाइकवाइज मैं मेरे बाल देखना शुरू कर रहा हूँ, वो तो मेरी बॉडी का पार्ट है ना। मतलब हवा का भी कोई पार्टिकल जो चल रहा है उसमें भी वेरिएशन है। तो ये इतनी वेरिएशन कहां से आई? सो आपको इसके लिए जो है ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। आई हैव पुट सम इनिशियल क्वेश्चंस। व्हाट इज आर, ग्रुप में शेयर करा है, व्हाट इज आर पार्ट टू इनोवेशन। और ये जो पेशेंट्स और इन सब का जो भी पार्ट हम ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, इट इज जस्ट सो दैट कि यू आफ्टर द एंड, बिफोर द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एवरीबडी शुड बी इन अ सिचुएशन टू राइट अ रिसर्च पेपर। पढ़ा लिखा काबिल व्यक्ति कौन सा होता है? जो रिसर्च वगैरह वो सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर रहा है, अपना मॉडल प्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप उस तरह से अपना मॉडल टेस्ट करके डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, और क्योंकि ये तो ऑस्ट्रेलिया आयुर्वेद एसोसिएशन तो पूरी आप लोगों की है, तो जो एक्नॉलेजमेंट होगा वो भी डिफाइंड होगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम, जो हम ये डिजीजेस और इसके तौर पे कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। एक सेकेंड। फाइब्रॉइड्स, ये फाइब्रॉइड से पहले इनका वो देख लो, सर्वाइकल। इनफर्टिलिटी तक तो हम आ चुके थे। वुमन हेल्थ जो है वो सिर्फ क्षत्रिय वाले क्ष से पूरा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है। अगर मुझे टोटल हेल्थ को रिवाइव करना है तो मैं अपने लिखने के तरीके को चेंज करता हूं। और मैं इसे कैसे लिखूंगा? श, शा, शी, शी, शु, शु, श्री, श्री, शिलरी, शिलरी, शे,
क्षय, क्षो, क्षौ, क्षं, श। ये मेरा बेस हो गया पूरे प्रोसेस का। तो जितना मैं इसको डीपर लेवल पे लेके जाऊंगा, जैसे अब मैं इसको और आगे लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा क, ख, ग, घ, अ, दूसरा हो गया ह, य, व, र, ल, श, क्ष, स, उठावले वाला ल और क्ष। तो ऐसे करके मैं हर एक अल्फाबेट को, जो भी हिंदी के अंदर दे रखे हैं, संस्कृत में दे रखे हैं, उन हर एक अल्फाबेट को उस क्ष से कनेक्ट कर दूं तो मेरा पूरा सिस्टम आ जाता है। अब नाउ व्हाट विल दिस डू? दिस, putting this with every alphabet will do all body functions उसके अंदर जो सेलुलर रिप्रोडक्शन का पार्ट जो है उसकी पावर इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। पावर टू डू सेलुलर रिप्रोडक्शन इज व्हाट द फंक्शन ऑफ क्ष। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब मुझे डीपर जाना होगा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने थ्रोट चक्रा देखा और यहां पर उस थ्रोट चक्रा को ह और क्ष उसका बीज मंत्र आइडेंटिफाई कर लिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर ह क्ष है तो आगे की तरफ ह क्ष क्या होगा और पीछे की तरफ क्या होगा? तो ये जो स्ट्रक्चर है हक्ष, हक्षा, हक्षी, हक्षु, ये मेरा 360 डिग्री उसका मूवमेंट हो गया। मैंने मेरे राइट हैंड शोल्डर की तरफ देखा और मैंने कहा जी मेरे इधर दर्द हो रहा है। बोले किधर दर्द हो रहा है? बोले इधर दर्द हो रहा है। अरे इधर मतलब किधर? सारी उंगलियां तो तूने यहीं पे रख रखी है। फिर मैं सारी उंगलियों में से कोई एक उंगली उठा के दबाने की कोशिश करूंगा तो पता चलेगा मेरे हाथ उस जगह उंगली पहुंच ही नहीं रही है जिस जगह मैं बताना चाह रहा हूं। तो किसी ने हमारे उस लैंग्वेज सिस्टम के थ्रू उसको हाईलाइट करा एंड उसको साउंड की डोमेन पे सारी चीजों को डाला। सो दैट वे अब ये हीलिंग वाले लोग आ गए। तो इट इज ए सीरियसली डीपर सब्जेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई 15 दिन के हिसाब से कुछ वैसे कह रहे हैं, बट इसके अंदर बहुत सारे प्लस है और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म करेंगे वो पूरा पार्ट उतना ही प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं अब जरा वो हीलिंग वाले लोगों को एक सेकंड कनेक्ट